तो पद विचार में हम बात कर रहे थे, इसमें पद निर्माण की प्रक्रिया तथा उसके रूपों का अध्ययन किया जाता है। पद निर्माण की प्रक्रिया तथा उसके रूपों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद जो चौथा अंग है वो है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य के भेद, उसके निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो ये है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत आपसे मैंने शुरू में कहा था कि व्याकरण के अंग से एक बोर्ड में क्वेश्चन बना था, वो भी आपको इसको ध्यान में रखते हुए आपको इसका अध्ययन करना है, क्योंकि बोर्ड जो ये टॉपिक है आपके कोर्स के अंदर सिलेबस में, तो इससे 2-2 नंबर के और 1-1 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड बनाता है। तो बिल्कुल आप इससे नंबर एकदम आराम से ले सकते हैं, केवल और केवल फिर कॉपी का आपको अध्ययन करना है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं, वो है लिपि का ज्ञान। थोड़ा बहुत आज हम लिपि का ज्ञान करेंगे, कल आपके ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आज हम समझेंगे लिपि को। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है लिपि। ये जो मैं लिख रहा हूं, ये जो आप लिख रहे हैं, ये क्या है? ये लिपि के तहत हम लिख रहे हैं, ठीक है जी। तो लिपि जो है वो, जैसे हम जो लिख रहे हैं वो देवनागरी लिपि में लिखा जा रहा है, तो ये भी लिपि है। तो लिपि क्या होती है, इससे ही हम समझ सकते हैं कि भाई लिपि जो है, जब भाषा को लिखित रूप की आवश्यकता पड़ती है, जब भाषा को लिखित रूप की आवश्यकता पड़ती है, तो जिन लिखित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। बड़ी ही सिंपल सी बात है कि जब भाषा को लिखित रूप की आवश्यकता पड़ती है, जब भाषा को लिखित रूप की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको उतारने के लिए, उसको लिखने के लिए जिन लिखित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। जब भाषा को लिखित रूप की आवश्यकता पड़ती है, तो जिन लिखित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है, उसको हम लिपि कहते हैं। तो यहां से एक बात और निकल के आती है, लिखित ध्वनि, लिखित ध्वनि संकेतों को, लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। ये भी हम परिभाषा लिख सकते हैं छोटी सी, कि लिखित ध्वनि संकेतों को क्या कहा जाता है भाई? लिपि कहा जाता है। फिर उसके बाद में हम ये लिख सकते हैं कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, जैसे हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन लिपि, अंग्रेजी की रोमन लिपि, और यहां मैं लिख रहा हूं उर्दू की फारसी लिपि।
उर्दू की फारसी लिपि। ये जो सारी लिपियां हैं ये क्या है, ये है ध्वनि संकेत जिनके आधार पर हम लिखते हैं। तो हिंदी की देवनागरी है, उर्दू की फारसी है, अंग्रेजी की रोमन है, ठीक है जी। और एक और है पंजाबी की गुरुमुखी लिपि। पंजाबी की कौन सी लिपि? गुरुमुखी लिपि। पंजाबी की गुरुमुखी लिपि, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो हम बात करेंगे किस लिपि की? आप थोड़ा सोचिए, किस लिपि की बात करेंगे? केवल और केवल किस भाषा में हम समझते हैं, किस भाषा में हम लिखते हैं, हम तो उसी की बात करेंगे ना। तो हम बात करेंगे देवनागरी लिपि। किसकी बात करेंगे भाई? किसकी बात करेंगे? देवनागरी लिपि की बात करेंगे हम बात करेंगे देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि क्या है? इससे पहले देवनागरी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है सामान्यतः हिंदी भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः हिंदी भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है तथा साथ ही नेपाली, मराठी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, संस्कृत आदि भाषाओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः हिंदी भाषा का प्रयोग हिंदी भाषा में इस लिपि का प्रयोग किया जाता है, साथ ही नेपाली, मराठी, संस्कृत आदि भाषाओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? तो आपको लिखना है कि प्राचीन भारत में दो लिपियां थी। पहली थी ब्राह्मी और दूसरी थी खरोष्ठी। आपको फिर लिखना है ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। इससे हुआ है भाई, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में इसकी कुछ विशेषताएं हैं देवनागरी लिपि की, वो आपसे पूछी जाती है। देखिए, जहां जहां इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ। सीधे क्वेश्चन बोर्ड में बनते हैं, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ याद करना है और समझना है, समझ कर याद करना है। उतार लिया होगा आपने, मिटा देता हूं मैं। फिर हम बात करेंगे देवनागरी लिपि की विशेषताएं।
देवनागरी लिपि की विशेषताएं। ये जो क्वेश्चन सीधा सीधा बोर्ड में होता है, सीधा आपको लिखा हुआ आएगा देवनागरी लिपि की कोई 4 विशेषताएं बताइए, तो ये सीधा क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट करना है। पहली विशेषता यह लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। यह लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। यह लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। यह लिपि, दूसरी इसकी विशेषता, यह लिपि उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। उच्चारण मैंने बता ही दिया था कि उच्चारण जैसा उच्चारण होता है वैसे ही ये लिखी जाती है, उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। ये इसकी दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता, संपूर्ण लिपि स्वर तथा व्यंजन में, संपूर्ण लिपि स्वर तथा व्यंजन में विभक्त होती है। बिल्कुल होती है। स्वर 11, व्यंजन 25 बताए थे मैंने, और भी है आगे व्यंजन, केवल क से म तक ही नहीं है। उसके बाद में अगली विशेषता, एक वर्ग का उच्चारण स्थान अलग होता है। ये भी हमने चर्चा की थी कि क का उच्चारण स्थान अलग है तो प का उच्चारण स्थान अलग है, ट का उच्चारण स्थान अलग है, त का उच्चारण स्थान अलग है। तो ये भी एक इसकी विशेषता है। अगली जो विशेषता है वो है ध्वनियों में संसार की किसी भी भाषा का उच्चारण किया जा सकता है। इस लिपि की ध्वनियों से संसार की किसी भी भाषा का उच्चारण किया जा सकता है। अब देखिए, इस लिपि की ध्वनियों से संसार की किसी भी भाषा का उच्चारण किया जा सकता है। जैसे मैं लिखता हूँ आई, ये रोमन लिपि का है, इंग्लिश का। अब इसको मैं हिंदी में या देवनागरी में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? आई। कहने का मतलब क्या है कि इस लिपि की ध्वनियों से संसार की किसी भी भाषा का उच्चारण हमने आई लिख के कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक इसकी क्या है? विशेषता है। उसके बाद में इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, खत्म होने वाला है आज ये टॉपिक आपका। कुछ एक विशेषताएं और रही है। अगली जो विशेषता है छठी, वो है इस लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। इस लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। इस लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। फिर अगली विशेषता है सातवां, अनुस्वार तथा अनुनासिक, यानी जो नाक से बोले जाते हैं, अनुनासिक वर्णों के अनुस्वार
तथा अनुनासिक वर्णों के, ध्वनियों के, माफ कीजिएगा, ध्वनियों के अलग अलग चिन्ह होते हैं। अनुस्वार तथा अनुनासिक ध्वनियों के अलग अलग चिन्ह होते हैं। फिर अगली जो विशेषता है, इस लिपि में वर्गों की स्पष्टता है। इस लिपि में वर्गों की स्पष्टता है कि ये जो वर्ण आया है, प वर्ण आया है, प आया है, तो ये किस वर्ग का है, अपन उच्चारण स्थान से भी पता लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो कहने का मतलब है कि इस लिपि में वर्गों की क्या है, स्पष्टता है। उसके बाद में जो अगला है वह है कि इस लिपि में अक्षरों की उचित बनावट है। इस लिपि में हम ऐसे लिखेंगे इसको, इस लिपि में अक्षरों की उचित बनावट है। इस लिपि में अक्षरों की उचित बनावट है। यह आपका 9वीं विशेषता है। इस लिपि में अक्षरों की उचित बनावट है। उसके बाद में अगला लिखेंगे, यह लिपि रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती है। यह लिपि अंग्रेजी की रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती है। और अगला अंतिम, इस लिपि में वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है। इस लिपि में वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है। इस लिपि में वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है। तो ये 11 विशेषताएं मैंने आपको नोट डाउन कराई है और जितना सिंपल हो सका उस सिंपल भाषा में आपको लिखवाया है। आपसे निवेदन ये है कि इसमें से कम 5 या 6 आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड में सीधा प्रश्न बनता है। तो पहला टॉपिक हमारा ये समाप्त होता है। इसके क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगा अगली क्लास में। तो आप इसका बिल्कुल ध्यान से अध्ययन कीजिएगा और रजिस्टर में आप आराम से इसको व्यवस्थित रूप से उतारिएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नोट डाउन के लिए मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ, फिर पॉज करके आप लिख लीजिएगा। धन्यवाद।